नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से आयोजित ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों की क्षमता विकास, मोटिवेशन और मार्गदर्शन के दृष्टिगत तैयार किए गए इस ज्ञान सुधा कार्यक्रम का पहली सीरीज सफलता के मंत्र के रूप में प्रस्तुत है। इस सीरीज में हम ऑनलाइन लाइव सेशंस लेकर आ रहे हैं और यह कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह के बुधवार और शनिवार को प्रसारित किया जाता है। आज इस सत्र में हम एक विशेष साक्षात्कार के साथ उपस्थित हैं, जिसका विषय है भाषा कौशल और संप्रेषण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे अतिथि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल उपस्थित हैं, जो कि एक जाने माने भाषा शिक्षक, लेखक, आलोचक व स्तंभकार हैं। आपने बहुत लंबे समय तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। आपकी बहुत सी पुस्तकें, यात्रा वृतांत, कहानी, कविताएं प्रकाशित हुई। आपके अनेक स्तंभ, आलेख और संपादकीय विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और इसलिए आपका नाम हमारे सभी दर्शकों के लिए एक सुपरिचित नाम है। मैं डॉक्टर सुधा राठी आज इस कार्यक्रम की मॉडरेटर हूं। अग्रवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधा जी। मुझे धन्यवाद। बहुत खुशी है कि ज्ञान सुधा कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रांत के और प्रांत से बाहर के भी युवाओं के साथ आज संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। जी सर। सर, हमारा भी सौभाग्य है कि हमें आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के विषय पर चर्चा करने से प्रारंभ करते हुए जो सबसे पहली जिज्ञासा हम सब के मन में, हमारे दर्शकों के मन में भी है कि प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा, परीक्षार्थी को भाषा का प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से हल करना होता है। जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि परीक्षार्थी अपनी स्नातक स्तर की जो शिक्षा है, उसमें भाषा उसका विषय ही नहीं होता। फिर भी इसकी अनिवार्यता को लेकर बहुत सारे प्रश्न मन में हैं। कृपया आप इस पर अपना विचार और सुझाव हमसे साझा करें। सुधा जी, आपने बहुत सही प्रश्न से शुरुआत की है। मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारी चर्चा के लिए बड़ा सही प्रश्न चुना है। आपने जो सवाल किया है, मैं भी उस पर बहुत दिनों से सोच रहा था और अपनी पूरी नौकरी के दौरान भी बार बार ये सुनने को मौका मिलता रहा। अगर कोई गणित का साथी है, गणित का प्राध्यापक है, तो वो कहता है मैं कोई हिंदी का अध्यापक थोड़ी हूँ। भूगोल वाला भी ये कहेगा, वाणिज्य वाला भी ये कहेगा और इसी तरह एक प्रशासनिक अधिकारी भी यही कहेगा। लेकिन आप एक दूसरे कोण से इस बात को सोचिए और मैं हमारे युवाओं से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो भी इसे सोचें। आप जब कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाने का काम हो, प्रशासन का काम हो, मार्गदर्शन का काम हो, अंततः आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। और ये दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम क्या हो सकता है? भाषा के अलावा तो कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। और यहाँ एक मैं मजेदार बात कहूं जो भाषा के विद्यार्थी नहीं है उनके लिए, कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये भी एक भाषा है। मैं अगर ये कर रहा हूं, जो कि अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये कर रहा हूं तो ये भी एक भाषा है। ये कर रहा हूं तो ये भी एक भाषा है। लेकिन ये भाषा के आदिम रूप हैं, पुराने रूप हैं। और जैसे जैसे मनुष्य ने और सभ्यता ने विकास किया, हम लोग इस दैहिक भाषा से आगे हटकर, आगे चलकर मौखिक भाषा तक आ गए। अपने भावों को प्रकट करने के लिए हमने इस भाषा का विकास किया, जिसके माध्यम से मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूं, जिसके माध्यम से सुधा जी अपनी बात कर रही थी और जिसके माध्यम से आगे चलकर आप भी अपनी बात करेंगे। तो देखिए, आप चाहे भूगोल पढ़ाएं, आप चाहे अर्थशास्त्र पढ़ाएं, आप चाहे बॉटनी पढ़ाएं, जूलॉजी पढ़ाएं, आप पटवारी हों, आप प्रशासन कर रहे हों, आप आरएएस हों, आप आईएएस हों, अंततः तो आपको अपने आप को अभिव्यक्त करना है और अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ही होगी।
और जब भाषा होगी तो जरा सा ये भी हमें विचार करना होगा कि हम किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान में काम कर रहे हैं तो आपकी भाषा हिंदी होगी मुख्यतः, शायद राजस्थानी हो कहीं कहीं, शायद अंग्रेजी हो थोड़ी सी। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहां पंजाबी हो जाएगी, अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहां डोगरी हो जाएगी, अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल हो जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों, अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो फ्रेंच हो जाएगी। तो अंततः हमें व्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत होती है, और इसीलिए सारी प्रवेश परीक्षाओं में कहीं न कहीं भाषा को जरूर शामिल किया जाता है, ताकि जो ज्ञान आपके पास है, जो दक्षता आपके पास है, उस ज्ञान, उस दक्षता, उस कौशल को आप उससे लाभान्वित होने वाले लोगों तक पहुंचा सकें। जी सर। सर, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। हम अपने आप को अभिव्यक्त भाषा के माध्यम से करते हैं। लेकिन आज के इस तकनीक प्रधान युग में जब व्यक्ति स्लैंग की भाषा से, संकेत की भाषा से, और मैं कहूँ कि एक कदम और आगे जाकर वो इमोजी से ही अपनी बात को जब अभिव्यक्त कर देता है, तो ऐसे समय में क्या भाषा को कौशल के रूप में विकसित करने के लिए, परीक्षा उसकी पास करने के लिए इतना जो प्रयास किया जाता है, कहीं उसको आघात नहीं पहुंचता? क्या हम ये माने कि तकनीक के कारण जो भाषा है उसकी उसको परिष्कृत करने का, उसमें समृद्ध होने का जो भाव था, वो कहीं गौण होता चला जा रहा है? सर। सुधा जी, आपने फिर एक बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तो इस सवाल पर मुग्ध हो रहा हूं। ये सही बात है कि तकनीक हमारी अभिव्यक्ति के साथ बराबर संघर्ष कर रही है। बहुत पहले मैंने एक अभिव्यक्ति पढ़ी थी, डम्बिंग डाउन सिंड्रोम। एक ऐसा परिवेश रचा जा रहा है जहां आपसे आपकी भाषा को छीना जा रहा है। और जो मैंने पढ़ा था उसके अनुसार, ये जो खासतौर से कंप्यूटर आया हमारी जिंदगी में, उसमें आप क्या देखते हैं, आइकन्स में सारा काम होता है। अगर आपको पेस्ट करना है तो एक तख्ती वहां नजर आ जाती है, अगर आपको कट करना है तो एक कैंची का चिन्ह नजर आ जाता है। तो ज्यादातर जगहों पर शब्दों की बजाय तस्वीरें आ गई। तो वो जो मैं अभी आपसे कह रहा था ना, ताली बजाना और ये सलाम करना, वो जो पुराना जमाना था, कहीं तकनीक वो ला रही है। इधर ये जो युवाओं का माध्यम आया है, चाहे वो एसएमएस हो या व्हाट्सएप पर चैट करना हो, यहाँ आप देख रहे हैं कि CUSEE YOU की बजाय सी, कैपिटल वाला सी, और यू, यूनियन वाला यू, केवल 2 अक्षरों से आप पूरा CU कर दें। और उससे भी हमें चैन नहीं पड़ा तो हम इमोजीज पर आ गए। आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने एक इमोजी पर क्लिक कर दिया। आपको अगर किसी के प्रति आभार व्यक्त करना है तो हाथ जोड़ने वाली इमोजी पर आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल काम चलाऊ है और हम सब लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थोड़ा आप विचार करें, अगर आप एक कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां क्या आप इमोजीज से पढ़ाएंगे? मैं अभी पिछले सत्र के अंतिम टिप्पणी को मैं सुन रहा था, तो हमारे साथी हरिवंश राय बच्चन की एक कविता से अपनी बात का समापन कर रहे थे। अब आप बताइए, उस कविता का क्या कोई विकल्प हो सकता है? क्या कोई इमोजी उसका विकल्प हो सकती है? अगर आप तुलसीदास की कविता पढ़ा रहे हैं, अगर आप प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ा रहे हैं, अगर आप राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो वहां तो इमोजी काम नहीं आएगी ना। तो ये तो काम चलाऊ चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी अभिव्यक्ति की जरूरतें बढ़ती जाती हैं, अंततः आपको भाषा के पास ही जाना होता है। भाषा के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं होता है। जी सर। भाषा के सिवा कोई चारा नहीं होता है, आपने बहुत सही बात कही। और हम अपनी संपूर्णता में अभिव्यक्त भी तभी हो पाते हैं जब हम अपनी बात पूरी तरह से संप्रेषित करते हैं। सर, आपने बहुत लंबे समय तक आचार्य पद पर रहते हुए भाषा विज्ञान में विद्यार्थियों को शिक्षण किया है। तो ऐसे में जब एक परीक्षार्थी, यदि वो भाषा का विद्यार्थी नहीं रहा है, तो वो अपनी भाषा को परिष्कृत करना चाहे, समृद्ध करना चाहे,
विशेष रूप से व्याकरणिक दृष्टि से, क्योंकि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र होते हैं, वो व्याकरण के दृष्टिकोण से उनका जो स पूरा संगुम्फन है, वो उसी तरीके से होता है। तो ऐसे में वो क्या उपाय हैं, जो उसके लिए सहायक हो सकते हैं? कृपया इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। सुधा जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़े से विस्तार में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये विस्तार हमारे युवाओं के लिए उबाऊ नहीं होगा। विस्तार की बात यह कि देखिए, हमारे पास बहुत सारी दक्षताएं होती है मनुष्य के पास, और वो जन्मजात दक्षताएं होती है। लेकिन कुछ दक्षताएं ऐसी होती है जिन्हें हम अर्जित करते हैं। भाषा उन्हीं दक्षताओं में से एक है जिनको मनुष्य अर्जित करता है। बहुत सारे इस तरह के प्रयोग भी हुए हैं कि एक बच्चे को जानवरों के बीच छोड़ दिया गया और उसको लगातार 15-20 वर्ष तक जानवरों के बीच ही रखा गया, और फिर परखा गया कि वो क्या बोल रहा है, तो वो जानवरों की तरह से ही आवाज निकाल रहा था। अगर एक छोटा सा बच्चा आप जर्मनी में ले जाकर किसी परिवार के पास छोड़ दें, तो वो अपने आप जर्मनी बोलना सीख जाता है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो असल में देखिए, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। पहली चीज, इस बात को समझा जाना बहुत जरूरी है कि भाषा अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, और सीखने का सबसे बड़ा माध्यम होता है अनुकरण। आप अच्छी भाषा किसी को बोलते हुए सुनते हैं, आप वैसा बोलना सीखते हैं। आप किसी की लिखी हुई अच्छी भाषा पढ़ते हैं, आप वैसी भाषा लिखना शुरू कर देते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने, मैं अपनी बात कहूं, मैंने एक जमाने में, जब मैं युवा था, तब बीबीसी पर मैं समाचार सुना करता था। ओंकारनाथ श्रीवास्तव वहां बोलते थे, उनको बोलते हुए मैंने बोलना सीखा है। जसदेव सिंह तो हमारे जयपुर के ही थे, क्रिकेट के कमेंटेटर, उनको बोलते हुए सुनकर हम में से कितने सारे लोगों ने बोलना सीखा है। और इसी तरह जब हम किसी साहित्य के महान व्यक्तित्व के सामने आते हैं, उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो अंततः उसकी रचनाएं हमारी भाषा को भी परिष्कृत करती है, सुधारती हैं। तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा सीखी जाती है। आप भाषा को लेकर पैदा नहीं होते हैं, उसको आपको सीखना और मांझना पड़ता है। अब आपने जो व्याकरण वाली बात कही, मैं छोटी सी बात उस संदर्भ में और कहूं। भाषा क्या, व्याकरण क्या है? व्याकरण अंततः भाषा का संविधान है, भाषा के नियम कानून कायदे हैं, और आप जहां जाते हैं वहां के नियम कानून कायदे आप सीखते हैं। हमारे समय में एक नया नियम आ गया कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो मुंह पर मास्क लगाएंगे। ये 2 साल पहले तक ये नियम नहीं था, आज ये नियम आ गया और हम सब लोगों ने ये नियम सीख लिया है। तो भाषा के भी ऐसे ही नियम हैं, उन नियमों को व्याकरण कहा जाता है। देखिए, काम चलाऊ भाषा आप चाहे जैसी बोल लें, और हम सब बोलते हैं, हम में से कोई ये दावा नहीं करेगा कि वो हर वक्त व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा बोल रहा है। बहुत सारे विचलन होते हैं। लेकिन जब आप किसी औपचारिक काम के लिए भाषा को बरतते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपकी जो भाषा है वो चुस्त दुरुस्त होगी, व्याकरण के नियमों के अनुसार होगी। इसकी तुलना में एक बात से करता हूं। जब मैं घर में बैठा हूं, तो मैं कैसे कपड़े पहनकर बैठता हूं, ये बहुत अलग स्थिति होती है। और जब मैं अपने काम पर बाहर जाता हूं, तो मैं किस तरह के कपड़े पहनता हूं, मैं कैसे चुस्त दुरुस्त रहता हूं, ये अलग स्थिति होती है। तो ठीक यही बात भाषा के संदर्भ में भी है, और व्याकरण वही भाषा के चुस्त दुरुस्त रखने का माध्यम है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाषा अर्जित की जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है। सर, ये एक ऐसा विषय है जिसे हम अचानक से नहीं सीख सकते हैं, जिसके लिए हमें एक लंबा अभ्यास चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर कोई जर्मन परिवार में पलता-बढ़ता है, तो वो स्वभावतः जर्मन सीख जाता है। उसके लिए शायद उसे एक जिसे हम कहते हैं साक्षात प्रयास जो है, वो उसे नहीं करना होता है। लेकिन जब आप एक परीक्षा के लिए किसी भाषा को तैयार कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे उपकरण होते होंगे, बहुत सारी ऐसे बिंदु होते होंगे जिसे आज की भाषा में अक्सर कहते हैं कि टिप्स क्या हैं, जिससे हम अपनी भाषा को बहुत ही प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त कर पाएँ। क्योंकि अक्सर जो प्रश्न पत्र आता है,
उसमें बहुत सारी चीजें तो नियम के अनुसार आती हैं, लेकिन वो आपके लेखन कौशल को जांचने के लिए भी कुछ प्रश्न पूछते हैं। ऐसे में हम किस प्रकार अपने शब्दकोश को भी, व्याकरण को भी और शब्दकोश को भी, दोनों को कैसे समृद्ध कर सकते हैं? जी सर। सुधा जी, आपने दो प्रश्न किए हैं एक साथ। एक, आप अपनी भाषा को व्याकरण की दृष्टि से कैसे शुद्ध रखें, और दूसरा, आप अपने शब्द भंडार को कैसे बढ़ाएं और अपनी भाषा को कैसे अधिक अभिव्यक्ति सक्षम बनाएं। जहां तक व्याकरण की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा, व्याकरण अंततः भाषा की नियमावली है, और नियमावली तो नियमावली पढ़कर ही जानी जा सकती है। आप व्याकरण की जब किताब पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे कि हिंदी में संज्ञाएं या सर्वनाम के प्रयोग के, या हिंदी में क्रिया के प्रयोग के क्या नियम है, या हिंदी का लिंग भेद किस तरह का है, तो व्याकरण की किताब ही आपको ये बात समझाएगी। राम गया और सीता गई, हिंदी में आप तो जानती हैं, आप तो स्वयं साहित्य की विदुषी हैं, तो हिंदी का जो लिंग भेद है वो बहुत मुश्किल माना जाता है, और दूसरी भाषा वालों को हिंदी के इस लिंग भेद से बड़ा बहुत मुश्किल पेश आती है। अंग्रेजी में राम वेंट सीता वेंट, वहां कोई वो लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है, हमारे यहाँ बदल जाती है। तो अब आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हिंदी के व्याकरण की कुछ मानक पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो उसमें आधारभूत चीजें आपको जानने को मिल जाएंगी, और वो सब लोग पढ़ते भी हैं। देखो, एक यहाँ बड़ी मजेदार बात है, दो तरह की भाषाएं हमारी जिंदगी में आती है। एक, खासतौर से आप और मुझ जैसे लोगों के लिए, एक हिंदी जो एक तरह से हमारे परिवेश से आई है, एक तरह से मेरी मातृभाषा है, मेरे घर परिवार में सब जगह बोली जा रही है, और एक अंग्रेजी जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है, जिसे मैं सीख रहा हूं, जो मेरी जन्म की भाषा तो नहीं है। अब जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, अंग्रेजी की तरह से मेरे लिए अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज है, किसी के लिए नहीं भी हो, लेकिन मेरे लिए जो सेकंड लैंग्वेज है उसको तो मैं व्याकरण के माध्यम से ही सीखता हूं। लेकिन जो मेरी प्रथम भाषा है उसको मैं अपने आसपास के परिवेश के अनुकरण से सीखता हूं, व्याकरण बाद में आता है। अब आप देखिए ना, आपके हमारे जीवन में मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप, क्या उन्होंने अपनी भाषा को व्याकरण से सीखा है? नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो अच्छा बोलते हैं। मुझे नहीं पता अमिताभ बच्चन जी ने भाषा को व्याकरण से सीखा होगा या नहीं। वैसे भी उनके पिता तो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, तो हिंदी की व्याकरण तो उन्होंने वैसे भी घर में शायद नहीं पढ़ाई होगी। वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। या हिंदी के इतने सारे लेखक, तुलसीदास जी और सूरदास जी, ये कोई व्याकरण पढ़कर आए थे क्या? नहीं। वो हम लोग अपने आप चीजें सुनते हैं और हमारे मन में एक तस्वीर बन जाती है कि ये सही है, ये गलत है। जितना ज्यादा आप भाषा को बरतते हैं, औरों को सुनते हैं, औरों को पढ़ते हैं, तो आपके मन में अपने आप एक चीज बन जाती है। जैसे घर में आप एक चीज को एक जगह रखी हुई देखते हैं ना, और एक दिन वो चीज वहां नहीं होती, तो आपको बड़ा अटपटा लगता है कि यहाँ कुछ खाली खाली। उसी तरह भाषा में भी होता है। अगर आप मुझे आधी रात को भी उठाकर कहें कि राम गई, तो मैं चौंकूंगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अभ्यस्त हो गया हूं। तो देखो, भाषा, अपनी भाषा सबसे ज्यादा तो अभ्यास से ही सीखी जाती है। हमारे विद्यार्थी जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा अच्छे लोगों को बोलता हुआ सुनेंगे, और आज तो सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, आप टेलीविजन देखते हैं, आप फिल्में देखते हैं, एक से एक अच्छा बोलने वाले लोग आपके सामने उपलब्ध हैं, आप उनको सुनते हैं, तो आपकी भाषा अपने आप परिष्कृत होती है। और फिर थोड़ी सी जो उसकी सलवटें हैं, वो सलवटें व्याकरण की किताब दूर कर देती है। जी सर। एक बात। और जहां तक अच्छे शब्दों को, ज्यादा शब्दों को जानने का सवाल है, एक चीज तो ये फिर वही बात की बहुत पढ़ना, और दूसरा, खासतौर से मैं जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने पास एक हिंदी का शब्दकोश जरूर रखें। मैं ये पाता हूं कि हम में से अधिकांश लोगों के पास अंग्रेजी का शब्दकोश तो होता है, लेकिन हिंदी का शब्दकोश नहीं होता है। कोई नया शब्द अगर आपने कहीं पढ़ा, आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आया, तो आप जरा शब्दकोश खोलकर देख लीजिए, उस शब्द को का अर्थ जान लीजिए, तो इस तरह से आपका भंडार बढ़ेगा। भंडार बढ़ता कैसे है? आप एक महिला हैं, आप बाजार जाती हैं, अच्छी साड़ी देखती हैं, एक साड़ी खरीद लाती हैं, तो आपकी साड़ियों की वार्डरोब बढ़ती जाती है। तो जैसे आपकी साड़ियों की वार्डरोब बढ़ती है,
हमारी शब्दों की वार्डरोब बढ़ती है। जी सर, जी। अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है सर। जी। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो मातृभाषा होती है, जो जन्म से हमें प्राप्त होती है, उस वो स्वतः स्फूर्त होती है, शायद उसमें हम व्याकरण के नियमों के लिए इतने सजग नहीं होते और जब हम किसी भाषा को किसी विशेष कारण से अर्जित कर रहे होते हैं, तब सर्वप्रथम हमारा ध्यान व्याकरण की ओर जाता है। जी सर। सर, अर्जन के लिए जिस प्रकार भाषा को अभ्यास करना, साहित्य पढ़ना, शब्दकोश अपना बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये जो अर्जित की गई भाषा है, अर्जन के लिए भी कोई अवसर उपलब्ध करवाती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाषा विशेष में जो व्यक्ति कुशल हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, क्या भाषा अपने आप में उनके लिए रोजगार की कोई संभावनाएं प्रबल करती हैं? भाषा स्वयं कोई रोजगार उनको उपलब्ध करवाती है क्या? इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सुधा जी, एक तो आपने बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे युवाओं के सामने रख दिया, अर्जित भाषा और अर्जन। देखिए, आप एक ही शब्द को दो बार, मैं युवाओं का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। सुधा जी ने एक शब्द का दो बार प्रयोग किया है, अर्जित भाषा, और क्या वो अर्जन के लिए कोई साधन उपलब्ध करवाती है। देखिए, भाषा की खूबसूरती ऐसे ही होती है, और ये सब आप जब लगातार पढ़ेंगे तो आपकी भी भाषा सुंदर बनेगी। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। वैसे तो अब तक हम लोग बात ये कर रहे थे कि अन्य बहुत सारी सेवाओं के लिए या अन्य कार्यों के लिए भाषा में निपुण होना किस तरह से संभव है और उसके क्या लाभ हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है आज आजीविका का। मैं केवल हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू या राजस्थानी या किसी अन्य भाषा में प्राध्यापक या अध्यापक बनने की ही बात नहीं कर रहा हूं। वो तो एक माध्यम है ही। आपने बहुत अच्छी हिंदी पढ़ ली और आप हिंदी के प्राध्यापक हो गए, आपने बीएड कर लिया हिंदी के, आप अध्यापक हो गए। ये तो हमारा बड़ा जाना पहचाना रोजगार का क्षेत्र है। लेकिन हम जिस समय में रह रहे हैं वो मीडिया विस्फोट का युग है। कितने सारे, शायद देश में इस वक्त करीब 1000 चैनल्स हैं, कितनी सारी पत्र पत्रिकाएं हैं, कितने सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने सारे अनुवाद के माध्यम हैं। ये सारा काम कौन करते हैं? इतने सारे जो ये चैनल्स हैं, 1000 चैनल्स हैं, इनको सामग्री कौन उपलब्ध करवाता है? कौन लिखता है उनके लिए? आप जानते हैं सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। अगर आप केबीसी देख रहे हैं, अगर आप इंडियन आइडल देख रहे हैं, तो वहां वो जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, असल में वो अपने आप नहीं बोल रहे हैं, उनको लिखकर दिया जाता है। तो ये लिखकर कौन देता है? वही जो भाषा में प्रवीण है। अगर एक फिल्म बन रही है, एक सीरियल बन रहा है, एक लघु फिल्म बन रही है, तो उसकी कहानी कौन लिख रहा है? वही तो लिख रहा है ना जो भाषा में प्रवीण है। तो इतने सारे रोजगार के अवसर आज भाषा जानने वालों के लिए हो गए हैं कि मैं तो सोचता हूं उन्हें किसी नौकरी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और यही नहीं, अनुवाद अनुवाद का क्षेत्र तो सुधा जी इतना बड़ा है और इतना सारा काम वहां है। अब देखो क्या हो रहा है, पिछले कुछ वर्षों में अंग्रेजी में कोई बहुत बढ़िया किताब छपती है, वो किताब लगभग उसी के साथ हिंदी में भी आ जाती है। अगर हैरी पॉटर के उपन्यास, उनकी किताबें दुनिया भर में धूम मचाती हैं, तो वे किताबें लगभग उसी समय हिंदी के पाठकों को भी उपलब्ध हो जाती हैं। युवाल नोआ हरारी की सैपियंस और इस तरह की जो किताबें एक तरह से मनुष्य जाति का इतिहास बता रही हैं, वे किताबें हिंदी के पाठकों को भी उपलब्ध हो रही है। इनका अनुवाद कौन कर रहा है? आप और हम ही तो कर रहे हैं। अगर आप दो भाषाओं में प्रवीण हैं, कोई भी दो भाषाएं हो सकती हैं वो, तो आप एक से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। ये जो इतने सारे टीवी चैनल्स, स्टार प्लस मूलतः अंग्रेजी का चैनल था, अब वो हिंदी में आ गया है। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, एपिक, कितने सारे चैनल्स हैं। आप अगर नेटफ्लिक्स पर कोई फिल्म देखें, फिल्म मूलतः अंग्रेजी की है या फिल्म मूलतः तमिल की है, लेकिन उसके साथ हिंदी में सबटाइटल्स चलते हैं, हिंदी में उसका सारांश चलता है।
तो ये सारा काम आप और हम ही लोग कर रहे हैं। जरूरत इस बात की थोड़ी थोड़ी तो सबके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन वो कहाँ जरूरत नहीं होती है। अगर किसी को अध्यापक बनना है तो उसको एमए करने के बाद बीएड भी करना पड़ता है। तो थोड़ा अनुवाद आप सीख सकते हैं, अनुवाद की तकनीक आप सीख सकते हैं, उसके लिए जो उपकरण काम में आते हैं उनको आप थोड़ा सा सीख सकते हैं। लेकिन आज भाषा वाले के लिए जितना बड़ा बाजार खुला हुआ है और काम करने के जितने अवसर हैं, मेरी पूरी जिंदगी में तो उतने अवसर कभी नहीं थे। जी सर, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज ज्ञान सुधा कार्यक्रम के इस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं भाषा कौशल और संप्रेषण पर, और हमारे आज के मार्गदर्शक और हमारे अतिथि हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। सर, आपने ये कहा कि मीडिया चैनल्स, सिनेमा और भी अन्य जो साधन हैं, अनुवाद का क्षेत्र हो या किसी कहीं कंटेंट राइटिंग का काम हो, ये सारी बातें आपको भाषा विशेष के कारण रोजगार उपलब्ध करवा देती है। सर, हम अपनी प्राथमिक शिक्षा से ही भाषा के दो रूपों से परिचित रहते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। और अक्सर जो लिखित वाला पक्ष है, ये ठीक है कि हम उसे अर्जित करते हैं, अभ्यास करते हैं, लिखना सीखते हैं, जबकि बोलना हम पहले सीखते हैं लेकिन लिखना बाद में। लेकिन फिर भी उसमें शायद एक पर्दा रहता है, हम रूबरू नहीं होते हैं। लिखित में अपनी बात को कहना बोलने से शायद, हो सकता है मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन शायद सरल होता है। लेकिन जब वो बात मौखिक स्तर पर आती है, मैं मौखिक की चर्चा इसलिए करना चाहती हूँ सर, कि मीडिया चैनल्स में ठीक है स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, पर जो उसे प्रेजेंट करता है स्क्रीन पर, और जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षार्थी है, जब वो अपनी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, किसी प्रवेश परीक्षा का परीक्षार्थी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसको बाद में या तो समूह चर्चा में या फिर साक्षात्कार में अपने आप को, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को, जो कि भाषा से बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली होती है, उसके साथ उपस्थित होना होता है। तो लिखित भाषा के अतिरिक्त जब वो मौखिक के क्षेत्र में आता है, विशेषकर जब वो संप्रेषण रूबरू होकर करता है, तो ऐसे में भाषा की क्या चुनौतियां हैं जो उसे जिसका सामना उसको करना होता है? आप इस विषय पर भी प्रकाश डालें। आपने फिर एक बहुत अच्छी बात कही कि लिखित भाषा सरल होती है, मौखिक भाषा कठिन होती है। मैं बहुत सरलीकरण कर रहा हूं क्योंकि विस्तार में बात करेंगे तो हम लोग ज्यादा समय ले लेंगे। ये सही है। देखिए, जब आप लिखते हैं ना, तो आपको उस लिखे पर पुनर्विचार करने का, उसको दुरुस्त करने का, दूसरे के सामने वो आए उससे पहले आप उसको कई तरह से ठीक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जबकि जब आपने बोला है तो वो तो आपके मुंह से निकल गया, निकल गया। अगर गलती हो गई तो हो गई, उसमें तो कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। मुहावरे में भले ही आप कह दें कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन ले तो नहीं सकते हैं हम लोग। शब्द तो निकल गए तो निकल गए। इसलिए बोली हुई भाषा की तो बहुत बड़ी चुनौतियां होती है। अब बोली हुई भाषा में देखिए दो तीन चीजें होती हैं। पहला, आपका उच्चारण। दूसरा, आपकी वाक्य रचना, उसका व्याकरणिक दृष्टि से ठीक होना। और तीसरा, उसका सौंदर्य, उसकी साज संवार। और फिर चौथी, विषय पर आपकी पकड़ और विषय के बारे में आपकी जानकारी, वो तो है ही, उसकी चर्चा मैं फिलहाल ना करूं। तो सबसे पहली चीज होती है उच्चारण। अब भारत में एक बड़ा संकट ये है कि भारत एक बहुत बड़ा और बहुलता वाला देश है। क्षेत्रीय यहाँ भेद बहुत हैं। अपने राजस्थान में ही आप देख लीजिए, कुछ क्षेत्र हैं जहां स बोला जाता है, श नहीं बोला जाता है। अब वहां का जो बच्चा है वो सोच रहा है कि मैं तो स बोल रहा हूँ, ठीक है, और उसने शुरू से वही सीखा है। इसी तरह से पंजाबी जो है वो संयुक्ताक्षर नहीं बोल पाता है, वो स्कूल नहीं बोल पाता है, वो स्कूल ही बोलेगा, क्योंकि उसने अपनी परंपरा से वही सीखा है। इसी तरह दक्षिण भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका सही उच्चारण हम जानते ही नहीं है। कनिमोझी एक नेता थी दक्षिण की, मुझे आज तक नहीं मालूम है कि उनके नाम का सही उच्चारण क्या है। तो लेकिन क्या हम ये छूट मान सकते हैं कि मैं एक क्षेत्र विशेष का हूं इसलिए मुझे इस बात को इस तरह बोलने की छूट है? मुझे लगता है नहीं।
जब आप औपचारिक रूप से कुछ बोलते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मानक भाषा का प्रयोग करेंगे। स्टैंडर्ड भाषा, वो भाषा जो उसका एक रूप स्थिर कर दिया गया है, उसका आप प्रयोग करेंगे। तो उच्चारण में मानक उच्चारण बहुत समय तक तो हम आकाशवाणी के उद्घोषकों से सीखते रहे हैं। और अगर आप पुराने जमाने के बहुत सारे उद्घोषकों को याद करें तो उन लोगों वो शेफाली जरीवाला और शिव सागर मिश्र और इस तरह के न जाने कितने सारे लोग, हम जसदेव सिंह की भी बात कर रहे थे, अमिताभ बच्चन को आप सुनिए, कैसे एक एक अक्षर, एक एक ध्वनि साफ उनके मुंह से निकलती है। तो ये जो बिल्कुल मानक उच्चारण है, जब आप किसी समूह चर्चा के लिए जाते हैं, जब आप किसी साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तो आपसे अपेक्षित होता है कि आप अपने क्षेत्रीय भेद को छोड़कर मानक उच्चारण करेंगे। आपके जो वाक्य हैं वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होंगे, और फिर उसमें अगर आप सौंदर्य ला सकते हैं, जैसे आपके एक वाक्य का मैंने उल्लेख किया था, तो वो सौंदर्य अगर आप लाते हैं तो निश्चय ही आपके कुछ अंक और जुड़ जाते हैं, आपकी अधिक प्रशंसा होती है। आप देखो, होता क्या है, मेरे मन में कोई विचार है, वो विचार मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं बोल भी इसीलिए रहा हूं कि मैं आप अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। लेकिन हमेशा होता है कि मेरी बात जब आप तक पहुंचती है तो उसमें बीच में कुछ क्षति हो जाती है, कुछ उसमें से खो जाता है, गायब हो जाता है। एक अच्छा संप्रेषण करता हमेशा ये प्रयास करता है कि मैं जितना और जो कह रहा हूं वो जस का तस सामने वाले तक पहुंच जाए, इसी के लिए वो सारे प्रयास करता है। तो अगर आप कोई साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपने जितना पढ़ा है, आपका जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नमूना जो लोग टेबल के उस पार बैठे हैं उनको अच्छी तरह मिल जाए, यही आपकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। जी सर, आपने सही कहा। उच्चारण बहुत प्रभावित करता है और कहा भी गया है कि सही कही तो आधी गही। आप अगर ठीक से उच्चारण करते हैं, अपनी बात को ठीक से संप्रेषित करते हैं, तो मान लिया जाता है कि आपने आधा मैदान जीत ही लिया है। सर, हमारे इस कार्यक्रम में श्रोताओं और दर्शकों के प्रश्न जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, उनके उत्तर जानना चाहेंगे। तो अब समय है हमारे आज के 5 सवाल का, जो हमें अपने दर्शकों से प्राप्त हुए हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न जितेंद्र सोनी पूछ रहे हैं कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिए वो हिंदी का कौन-सा न्यूज़पेपर पढ़ें, जो उन्हें भाषा के समृद्धि के लिए सहायता कर सकता है? जितेंद्र जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। वैसे तो हर समाचार पत्र अपनी तरह से भाषा की शुद्धता का निर्वाह करता है, लेकिन हम लोगों का कष्ट, जो लोग भाषा को अधिक गंभीरता से लेते हैं, यह है कि आजकल अधिकांश समाचार पत्र भाषा के प्रयोग को लेकर अपनी सजगता खोते जा रहे हैं। आज से 10 या 15 वर्ष पहले समाचार पत्रों में भाषा की जो शुद्धता और परिष्कार देखने को मिलता था, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। खासतौर से जो स्थानीय स्तर पर अखबार निकल रहे हैं, वे भाषा को लेकर बहुत अधिक लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हैं, वे हमारे क्षेत्रीय समाचार पत्रों से भाषा के मामले में कुछ अधिक सजग हैं। तो अगर आपके लिए संभव हो तो आप राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ा करें। किसी समाचार पत्र का नाम लेना उसका विज्ञापन करने जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं करूंगा। जी सर। सर, हमारा अगला प्रश्न जो प्रेम डांगी जी ने किया है, वो कहते हैं कि उन्होंने बीएससी तो हिंदी माध्यम से की और अब उन्हें एमएससी अंग्रेजी माध्यम से करनी पड़ रही है, तो वो इसे कैसे कवर करें? इस दुविधा से आप उनके लिए क्या सुझाव देंगे? प्रेम जी, आपने तो बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है ये मुश्किल आपके लिए एक पुरस्कार के रूप में भी है कि अब तक आपने हिंदी के माध्यम से पढ़ा है, तो आपका हिंदी पर अच्छा अधिकार हो गया है, और अब ये जो भी मजबूरी हो, जिस कारण भी मजबूरी हो, वो आपको अंग्रेजी पर अधिकार करने का अवसर दे रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। और अब जब आप एमएससी कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप
अपने साथियों से कुछ कदम आगे हैं, क्योंकि उन्हें एक ही भाषा आती होगी। आप अपने विषय के साथ साथ 2 भाषाओं में महारत हासिल कर चुके होंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, भाषा अर्जित की जाती है। आप विषय की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनसे तो परिचित हैं ही, केवल कुछ शब्दों की तो बात है, ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। जी सर। सर, शौर्य सेन माथुर ने एक प्रश्न पूछा है, वो बहुत ही अच्छा है कि जब हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो कई बार ऐसे शब्द जो कि मूलतः अंग्रेजी के हैं और तकनीक से हम उनका अनुवाद हिंदी में यदि करें तो क्या ये उचित होगा? शायद ये जानना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर को संगणक कहना उचित है या कंप्यूटर से ही काम चल जाएगा? माथुर जी, इस बात को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन अब लगभग ये बात सर्वमान्य हो गई है कि हम एक वैश्विक गांव में रह रहे हैं, एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, और आदान प्रदान तो बहुत स्वाभाविक है। वैसे आप कभी ये सोचिएगा कि हम लोगों की अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शुद्ध रूप से तो हमारी अपनी नहीं है। आप जरा महिलाओं की वेशभूषा को याद कीजिए, वे शलवार पहनती हैं या वे कमीज पहनती हैं। मैंने भी कमीज पहन रखा है। अब मैंने जो पहन रखा है इसको मैं हिंदी में क्या कहूंगा? बुश शर्ट, झाड़ी वाला कमीज, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मुझे लगता है इस बहुत ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जब तकनीक बाहर से आ रही है तो तकनीक के साथ उसकी शब्दावली भी आएगी। उस शब्दावली को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, उसको कर लिया जाना चाहिए। कंप्यूटर को अगर आप संगणक कहेंगे और माउस को अगर आप मूषक कहेंगे तो आप हास्यास्पद ही बनेंगे। उसको ऐसे के वैसे के वैसे रखना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन बातों के लिए आपके पास पहले से शब्द हैं, उन शब्दों को निष्कासित करके आप जबरन अंग्रेजी का प्रयोग भी ना करने लगे। आपने देखा होगा हमारे जो प्रांतीय अखबार हैं उनके जो नगर परिशिष्ट हैं उनमें यही होता है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी। अब ये जो कॉलेजेस स्टूडेंट्स स्ट्राइक, क्या इन शब्दों का प्रयोग जरूरी था? आज राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी। ये कहने में कहाँ दिक्कत थी? कॉलेज स्टूडेंट्स स्ट्राइक, ये जो अंग्रेजी आती है, जैसे कि हमारे बोलचाल में तो आती है प्राय, लेकिन जब आप लिखित भाषा की, औपचारिक भाषा की बात करते हैं तो जिन अभिव्यक्तियों के लिए आपके पास शब्द हैं उनका प्रयोग कीजिए। और अगर कोई विदेशी तकनीक आ रही है, विदेशी चीज आ रही है, तो उसके लिए आप उसका प्रयोग कर लीजिए। अब आजकल फिर मैं याद करूं, मास्क। अब मास्क के लिए मेरी जानकारी में तो कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। सैनिटाइजर कोई नहीं है। टीका आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके लिए वैक्सीन की बजाय टीका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि वैक्सीन ही कहें आप, टीका आपके पास पहले से विद्यमान है। और टीका कोई आज का शब्द नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तब हमारे टीके लगे थे, वो शब्द तब से चला आ रहा है, 50-60 साल से चला आ रहा है, तो हमारे जीवन में शामिल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि हर शब्द का अनुवाद किया जाए। वो ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं। इंग्लैंड में भी साड़ी ही बोलेंगे, इंग्लैंड में भी पूड़ी ही बोलेंगे, लड्डू ही बोलेंगे। तो फिर आप कंप्यूटर और माउस बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बाहर से हमारे यहाँ संज्ञा शब्द आए हैं, विशेषकर जो वहीं की उपज है और वहां से आए, हम उन्हें ज्यों का त्यों अपनाएं और अपना रूप विज्ञान, अपना व्याकरण के जो नियम लगाकर उसे अपना बना ले। क्या बिल्कुल इसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। जी सर, एक प्रश्न है, वो जानना चाह रही हैं कि व्याकरण पढ़ना जरूरी है तो इसे कैसे पढ़ें और इसके लिए क्या कोई विशेष पुस्तक आप बताना चाहेंगे? देखिए, अब तो इतनी पुस्तकें व्याकरण की उपलब्ध हैं, जो भी मिल जाए आपको किताब वो अच्छी ही है। क्योंकि व्याकरण में देखो कोई नयापन होना संभव नहीं है। जी। उसका थोड़ा बहुत प्रस्तुतिकरण ही 19-20 होता है। अन्यथा जो नियम है वो तो ज्यों के त्यों है। उन नियमों को कोई क्या बदलेगा? मैं किताब लिखूंगा व्याकरण की तब भी वही बात लिखूंगा, और सुधा जी लिखेंगी तब भी वही बात लिखेंगी।
इसलिए उसमें कोई ऐसी किताब की जरूरत नहीं है, जो भी किताब आपको मिल जाती है। और ये व्याकरण का मामला देखिए एक तरह से रटने वाले मामले की तरह से है कुछ हद तक। व्याकरण के नियम आप बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, लेकिन उनको जानना बहुत जरूरी है, उनसे कोई मुक्ति नहीं है। सर, हमारा श्रोताओं का, दर्शकों का पूछा गया अंतिम प्रश्न मैं पूछ रही हूँ। लक्ष्य दाधीच पूछ रहे हैं कि अपना कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण की जो ये कला है, इसको बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? लक्ष्य जी, जब आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया तो फिर अभ्यास ही इसका एकमात्र तरीका है। इस रूप में कि मान लीजिए आपने एक किताब पढ़ी, आप उसका सारांश लिखने का अभ्यास कीजिए। आपने एक फिल्म देखी, आकर जरा अपने घर वालों को उसकी कहानी सुनाइए। और अपना कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर आप रखिए जो आपकी कमियां निकाले। आप भी किसी के ऐसे दोस्त बनिए और आप कहिए कि अच्छा आप जरा 10 मिनट बोलिए और मैं आपकी कमियां आपको गिनाता हूं कि आपने क्या क्या गलती की है। ऐसा ही कोई दोस्त आपका भी हो कि वो आपके लिखे को जांचे परखे, आपकी गलतियां बताए, आप दोबारा वो गलतियां नहीं करेंगे। तो यहाँ तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास। आपको अगर बोलने का अभ्यास करना है तो आप लगातार बकबक करते रहिए, जी। लगातार बोलते रहिए। आप अच्छा बोलेंगे, बकबक में मजाक में कह रहा हूं। इसका मतलब यही नहीं है कि आप किसी के कान पका दें, लेकिन आप अपने मित्रों के साथ, अपनी जान पहचान वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ संवाद कीजिए और ये प्रयत्न कीजिए कि आज आपने जिस तरह से अपनी बात कही है, कल उससे बेहतर तरह से बात कहेंगे। न केवल इतना, बल्कि जो लोग अच्छी तरह से बात करते हैं उनको भी सुनिए और उनकी अच्छाइयों को अंगीकार करने का प्रयास कीजिए। आप असल में जब कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो एक नजर इस बात पर भी रखिए कि उस लेखक ने उस बात को किस तरह से कहा है। और अगर आपको जीवन में मौका मिले, वैसे ही कोई अवसर आपके जीवन में भी आए, तो क्या आप भी उस तरह से अपनी बात कह सकेंगे? अगर ये बात आपके मन में रहेगी तो आप अपने आप ही। और होता है ना, लोग, छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, किसी फिल्म स्टार को देखते हैं तो वो उनकी तरह डायलॉग बोलते हैं। जी। जी सर। तो वैसे ही आप भी एक किसी का वाक्य पढ़ते हैं तो अपने जीवन में उस वाक्य का प्रयोग कीजिए। ऐसे आपकी भाषा विकसित होती जाएगी। सर, आपने हमें भाषा कौशल, उसके विकास और भाषा के संप्रेषण के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ दी, और सबसे बड़ी बात कि आपने इस कौशल को निरंतर निखारने के जो उपाय हैं, उस पर बहुत ही सटीक जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध करवाई। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, कि आपके माध्यम से मैं प्रांत के इतने सारे युवाओं से जुड़ सका। मैं बस यही कहूंगा कि भाषा का कौशल लगातार निखारा और विकसित किया जाता है। मैं अब भी अपनी भाषा को लगातार परिष्कृत कर रहा हूँ, रोज कोई ना कोई गलती करता हूँ और रोज ये सोचता हूँ कि अब आगे से ये गलती नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने जाना कि भाषा किस प्रकार हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, हमारे पूरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। और कहा गया है कि संभाषण कौशल कला अनुभव से ही आए, ज्ञान बहुत कौशल नहीं तो बात नहीं बन पाए। आशा है आप सब इससे लाभान्वित हुए